क्या गारंटी है कि आप मेरा काम कर देंगे और बीच में कोई मसला भी नहीं होगा? ठीक है, जी, जी, आप जितने पैसे माँगेंगे मैं आपको देने को तैयार हूँ, बल्कि मेरे बाबा ने 90% जायदाद मेरे नाम कर दी है अपनी, मैं उसमें से 50% आपको दूँगा। मैं नहीं जानता कि मेरी 90% जायदाद कितनी है, मैंने कभी इन चीज़ों पर गौर ही नहीं किया, लेकिन मेरे बाबा के मुताबिक अगर मेरी 7 नस्लें भी बैठ कर खाएँ तो भी ये दौलत ख़त्म नहीं होगी। वो फ़ोन कान से लगाए छत पर इधर से उधर घूम रहा था। ठीक है, तो डील डन कीजिए, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूँ, मैं आज ही अपनी जायदाद के कागज़ात बनवा लूँगा। लेकिन अब अपनी बात से मुकर नहीं सकते हैं आप, इसे पागल खाने में देखना चाहता हूँ मैं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को? इसने मेरी माँ के आखिरी वक़्त में उन्हें इतना मेंटली टॉर्चर दिया था कि वो अपनी हालत किसी को बता नहीं सकी थी। मैं चाहता हूँ कि वो सिर्फ़ मेरी माँ को सोचे, मेरी माँ को देखे, आप समझ रहे हैं ना? वो पूरी प्लानिंग कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ मौजूद इंसान उसे यकीन दिला रहा था कि जैसा वो सोच रहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। ये क्या, आज तुम आज मेरे साथ ऑफ़िस जा रही हो? उसे अपनी गाड़ी की फ्रंट सीट खोलते देखकर वारिक ने पूछा। हाँ, मैं आज आपके साथ ऑफ़िस जाने वाली हूँ। आप मुझे ऑफ़िस से तकरीबन थोड़े से फ़ासले पर उतार दीजिएगा, फिर आगे मैं खुद ही आ जाऊँगी। फ़ज़ूल में ड्राइवर को तकलीफ़ देने की क्या ज़रूरत है? आपने भी वहीं जाना है और मैंने भी। बात तो दुरुस्त है तुम्हारी, लेकिन मैं तुम्हें फ़ासले पर क्यों उतारूँगा? मैं तुम्हें अपने ऑफ़िस के सामने उतारूँगा, हमारी मंज़िल भी तो एक ही है ना। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला तो मायरा ने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मैं अब भी किसी को नहीं बताना चाहती कि आप मेरे हस्बैंड हैं। डियर मुच्चर, आप वहाँ सिर्फ मेरे बॉस हैं और वही रहें। लेकिन हाँ, अपनी सेक्रेटरी को कह दीजिएगा कि मुझ पर ज़्यादा हुक्म चलाने की ज़रूरत नहीं, मुझे उसका अंदाज़ बिल्कुल पसंद नहीं। और ये आप उसे ऑफ़िस में बार-बार बुलाते क्यों हैं? बेहतर होगा कि वो आपके ऑफ़िस में ना ही आए बार-बार, वरना उसने वरना कहकर धमकी दी थी, जिस पर वो सर को खम करता मुस्कुरा दिया। उसका अचानक ये बदला-बदला अंदाज़ वारिक को समझ नहीं आ रहा था। वो उसकी मोहब्बतों को कबूल कर रही थी, वो उसके साथ जुड़े रिश्ते को कबूल कर रही थी, वो कोई फ़ज़ूल बहस नहीं कर रही थी उसके सामने। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, लेकिन वो मायरा को ऐसा ही देखना चाहता था। अगर वो उसके साथ इसी तरह सुकून से ज़िंदगी गुज़ारने के लिए तैयार हो जाए, तो वो भी खुशी-खुशी उसकी हर बात मान सकता था। हाँ, लेकिन सिर्फ़ जायज़ बात, रात उसने नाजायज़ बात की थी, वो उसकी हर बात मान सकता था, लेकिन अपने घर वालों से, अपनी फैमिली से दूर होकर हरगिज़ नहीं। वो जानता था वो इब्राहिम से दूर जाने के लिए अलग घर की बात कर रही थी, ना कि सदफ़ को लेकर उसे कोई इनसिक्योरिटी है, लेकिन उसने इस बात को गलत रंग दे दिया था। वो सिर्फ़ एक गलतफ़हमी का शिकार थी और वो इब्राहिम को बहुत गलत समझती थी। उसे यकीन था कि वो बहुत जल्द उसकी गलतफ़हमी को दूर कर देगा। वो उसे बता पाएगा कि इन सब चीज़ों में इब्राहिम की कोई गलती नहीं, बल्कि उसके चचा बदर खान की गलती है, और उसके लिए ज़रूरी था कि वो उसको समझे। और मायरा का ये अंदाज़ उसे उम्मीद दिला रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मिस मायरा, ये टाइम है आपका ऑफ़िस में आने का? आप कल भी गैर हाज़िर थीं और परसों भी। अभी आपको जॉइन किए 2 दिन नहीं हुए कि आपकी छुट्टियों की तादाद बढ़ती जा रही है। इस तरह से इस ऑफ़िस में काम करेंगी, आप तो माफ़ कीजिएगा, हमें आप जैसे वर्कर्स की ज़रूरत हरगिज़ नहीं। वो जैसे ही अपने ऑफ़िस की तरफ जाने लगी, मिस माहम ने उसे रास्ते में ही रोक दिया। एक तो ये लंबे बालों वाली चुड़ैल उसे इतनी बुरी लगती थी, ऊपर से वो उससे उसके उतने ही ज़्यादा सामने आती थी। यकीनन वारिक ऑफ़िस आते ही सीधा अपने केबिन में चला गया होगा। वो दरअसल मुझे कुछ काम था, इसीलिए मैं नहीं आ सकी। मैं सर को बता कर गई थी, तो इतना ख़ास मसला नहीं हुआ होगा। और वैसे भी शायद आपको पता नहीं कि सर पहले ही कह चुके हैं कि मैं सिर्फ़ उन्हीं के अंडर काम करूँगी, किसी और के नहीं। तो आप मुझसे इस तरह का कोई भी सवाल पूछने का हक नहीं रखती। वो बात ख़त्म करती अपने कैबिन के अंदर चली गई, जबकि साथ खड़ा ताहिर हैरान रह गया। माहम का उस ऑफ़िस पर बहुत दबदबा था। वो 4 साल से वारिक की सेक्रेटरी के तौर पर काम कर रही थी, और आज वो सबके सामने मायरा को अच्छा खासा ज़लील करने का इरादा रखती थी। लेकिन मायरा के जवाब ने उसे बिल्कुल ठंडा कर दिया था। यहाँ कोई तमाशा हो रहा है? वो एक नज़र सारे वर्कर्स को देखते हुए चिल्लाई, जिस पर सब लोग अपने अपने कामों में लग गए। वो भी गुस्से से अपने काम में मसरूफ़ हो गई। मिस माहम, आप ऐसा करें कि ये फ़ाइल आप मिस मायरा को दे दें और उन्हें कहें कि ये काम आज से उनका है, और उनसे टाइपिंग का काम ले लीजिए। माहम ने उसे फ़ाइल देने के लिए अंदर कदम रखा ही था कि उसने दूसरा हुक्म झाड़ दिया। एक और बात, आज से आप मेरी सेक्रेटरी नहीं बल्कि मिस मायरा की सेक्रेटरी हैं।
आपका वही काम होगा जो आप करती थी, लेकिन ऑफिस के अंदर आने जाने का काम उनका होगा। वो उसे तफसील बताते हुए वापस जाने का इशारा कर चुका था, जबकि वो तो हैरान रह गई थी उसके हुक्म पर। वो इस ऑफिस में 4 साल से ये नौकरी कर रही थी और अब अचानक ही उसका काम वो मायरा को दे रहा था और वो उसे मायरा की सेक्रेटरी बना रहा था। लेकिन सर, इतने बड़े चेंजेस, वो भी इतना अचानक। मिस मायरा एक अनएक्सपीरियंस एम्प्लॉय है जिन्हें कुछ भी नहीं आता। ना तो वो टाइपिंग कर सकती हैं और ना ही वो मेरा काम संभाल सकती हैं। आप जानते हैं कि मुझे 4 साल हो गए हैं यहाँ काम करते। वो अभी बोल रही थी जब वारिक ने एक नज़र उठाकर उसे देखा और हाथ के इशारे से उसे खामोश करवाया। मिस माहम, जितना आपसे कहा है आप उतना करें। मैंने कहा है कि वो आपका काम करेंगी और जो आप इस ऑफिस के अंदर करती हैं, यानी कि मेरे और इस ऑफिस के अंडर के काम, मेरे इस ऑफिस के अंदर बाहर के काम आपके ही होंगे। और टाइपिंग मास्टर के लिए आज कुछ इंटरव्यूज़ रखवाए हैं, आप देख लीजिएगा। अब जाएं और जाकर मिस मायरा को मेरे कमरे में भेज दें। वो उसे ऑर्डर दे चुका था, जबकि वो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गई थी। क्या हुआ मिस माहम, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? ताहिर उसके करीब आते पूछने लगा, जो काफ़ी गुस्से से उसके ऑफिस से निकलती हुई बाहर आई। कुछ ठीक नहीं है ताहिर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे थे। ये लड़की बिल्कुल भी आम हरगिज़ नहीं है। कुछ तो है। एक ही दिन में इसने एक ही दिन में उसको वो करने पर मजबूर कर दिया जो आज तक ऑफिस में हुआ ही नहीं। उन्होंने मेरा काम सिर्फ इस ऑफिस के बाहर तक महदूद कर दिया। आज से ऑफिस के अंदर के सारे काम वो करेगी और मैं उसकी सेक्रेटरी हूँ। क्या ये हो सकता है? उसे तो कोई काम भी नहीं आता। और आपको जानकर हैरानगी होगी कि आज जब मैं सुबह ऑफिस के लिए आ रहा था तो मैंने इस लड़की को सर की गाड़ी में बैठे देखा था। थोड़े फासले पर वो गाड़ी से उतर गई थी। उसने एक और इंकशाफ किया। क्या वो सर के साथ क्यों आई थी? कहीं सर के साथ इसका अफेयर तो नहीं चल रहा? वो अब बात की तह तक जा पहुंची थी और असल हकीकत जानना चाहती थी। मैं भी कहूँ, सर इतने उस पर मेहरबान क्यों हैं? है तो खूबसूरत, अपनी खूबसूरती का जादू चला दिया होगा, लेकिन दिखने में तो शरीफ घराने की लगती है। लगा नहीं था कि ऐसी होगी। ताहिर साहब ने उनकी तरफ देखते हुए कहा तो उसने कंधे उचका दिए। शरीफ लड़कियां ही होती हैं जो ऐसे बड़े बड़े ख्वाब देखकर ऐसे बड़े बड़े लोगों को फंसाती हैं। बाहर से आई है, किसको किस तरह फंसाना है ये लड़कियां अच्छे से जानती हैं। जादू चला ही दिया होगा इसने सर पर। खैर, मैं इसको बता के आती हूँ कि अब से वो सर के ऑफिस में काम किया करेगी और मैं उसकी सेक्रेटरी हूँ। वैसे बड़ा हाथ मारा इस लड़की ने। वो अपनी फाइल उठाते हुए उसके ऑफिस की तरफ जाने लगी, जबकि कुछ ऐसी ही सोच ताहिर की भी थी उसके बारे में। उसे बाहर कब से आवाज़ आ रही थी। पहले आवाज़ हल्की हल्की थी, फिर अचानक तेज़ होने लगी। वो उठकर बाहर आई तो बाहर कोई भी नहीं था। डैनी भी थोड़ी देर पहले अपने दोस्तों के साथ कहीं निकल गया था। अजीब फ्लैट है, पता नहीं किधर से आवाज़ आ रही थी। वो उस वक्त ताशफैन के फ्लैट पर ही मौजूद थी। अभी तक उसका घर तैयार नहीं हुआ था। उसने हर तरफ देखा था। रात का अंधेरा फैलता जा रहा था, जबकि अभी तक तो डैनी की कोई खबर ना थी। ना ही वो इरफान से राब्ता कर सकती थी, क्योंकि इसलिए वो वापस आकर कमरे में लेट गई। इरादा थोड़ी देर सो जाने का था जब उसे बाहर से एक बार फिर आवाज़ आई। वो घबरा कर दोबारा बाहर निकली। देखा तो अब भी कोई ना था। वो बालकनी की तरफ आई जब उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने टीवी ऑन किया। दरवाज़ा तो बंद था, यानी अंदर तो कोई नहीं आ सकता था। वो जल्दी से वापस आई तो देखा सामने टीवी पर फिल्म चल रही है। और ये फिल्म कोई आम फिल्म नहीं, बल्कि डैनी के बचपन की फिल्म थी, जिसमें वो अपनी माँ के साथ खेल रहा था। ज़ैनब इरफान को अपने पास आने का इशारा करते डैनी को उठाए गोल गोल घूम रही थी। शायद ये वीडियो इरफान ने ही रिकॉर्ड किया था। शायद वो डैनी के बचपन की कोई बर्थडे की वीडियो थी। लेकिन वो यहाँ कैसे आई थी और अचानक से कैसे चली थी? वो परेशानी से दरवाजे को देखने लगी जो अंदर से बंद था, जबकि दूसरी नज़र उसकी बालकनी पर खड़ी किसी औरत पर पड़ी। वो दूसरी तरफ मुंह किए खड़ी थी, लेकिन पीछे से बिल्कुल ज़ैनब की तरह महसूस हो रही थी। उसकी चीख बुलंद हुई थी। अपने अपने कानों पर हाथ रखकर वो ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी, लेकिन वहाँ उसकी बात कोई सुनने वाला था ही नहीं। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वो दरवाजे पर नॉक करते इजाज़त मांग रही थी, जबकि वो दिलकशी से मुस्कुराते उसे सिर्फ अंदर आने का इशारा करता अपना काम छोड़कर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ था। आप तो दिल के अंदर आ चुकी हैं मोहतरमा। ये दरवाज़ा क्या चीज़ है? आपके लिए मेरे दिल के भी रास्ते खुले हैं। वो उठकर खड़ा होते हुए उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा, जबकि वो एक अदा से बाल पीछे करती उसके पास आ रुकी। मिस्टर बॉस, ज़्यादा मिस्टर हस्बैंड बनने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर बॉस एम्प्लॉय हैं, उसने याद दिलवाया, जबकि उसके याद करवाने पर वो मुंह बनाते उसकी कमर में हाथ डालता। उसे खुद से करीब कर चुका था। ज़्यादा याद दिलवाने की ज़रूरत नहीं
मिसेस, मैं बॉस बनकर भी तुम्हारे सारे हकूक़ अपने पास महफूज रखता हूँ, जिन्हें कभी भी कहीं भी इस्तेमाल करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। ऐसे ही जंगली बिल्ली बनी रहा करो, तुम्हारी फर्माबरदारी हजम नहीं हो रही मुझे। वो खुश हुआ था उसके पुराने अंदाज पर। कोई बहुत ही फजूल किस्म के इंसान है आप वारिक। वो मजीद बरहम हुई जबकि वो ढीठों की तरह अपनी हरकत पर हंसा था। वैसे जानू, तुम यहाँ किसी काम के लिए आई थी या फिर अपना दीदार करवाने के लिए? खैर, वजह कोई भी हो, तुम्हें देखकर मुझे कुछ हो गया। वो अभी बोल ही रही थी जब उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे उसके सामने सब कुछ घूम कर रह गया। उसने अचानक वारिक के सीने पर शर्ट को थामते अपना सर उसके सीने पर लगाया। वारिक, मुझे चक्कर आ रहे हैं। उसके साथ लगते वो परेशानी से बोली तो वो भी परेशान होता उसे अपने करीब करते कुर्सी पर लाया और वहाँ बिठा दिया। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। वो खुद भी परेशान था लेकिन उसे सहारा देते बोला, मैं ठीक हूँ। नहीं, डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, बस अभी ठीक हो जाएगा। वो उसके हाथ से फ़ोन लेती वापस रख गई। मेरे ख्याल में हमें चेकअप करवा लेना चाहिए, तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही है। नहीं, मैं ठीक हूँ, आप बेफिक्र रहें। वो उसके गाल खींचते मुस्कुराए। अच्छा, तो तुम ठीक हो, तो फिर हम कहाँ थे? वो उसे अपनी कुर्सी पर बिठाए खुद उसके सामने ज़मीन पर बैठा। उसकी बात पर उसकी फिर से हंसी निकल गई। आप हमेशा से ही ऐसे छिछोरे बॉस थे या मेरे इस ऑफिस में आने के बाद हुए? वो सवाल करने लगी। मैंने कहा ना, मेरे ये सारे जरासीम तुम्हें देख कर ही जागते हैं। तुमसे पहले मैं बहुत ही शरीफ इंसान था। वो यकीन दिला रहा था। चले, मान ली आपकी बात। वो बात खत्म करते बोली, अगर मान ली है तो करो इलाज। मेरे होंठ तुम्हें देखकर ऐसे क्यों हो जाते हैं? मुझे इसका हल चाहिए। वो उसे खुद पर झुकाते हुए बोला था जब अचानक दरवाज़ा खुला। माहम के लिए ये मंजर नाकाबिले यकीन था। वो बॉस की कुर्सी पर बैठी थी जबकि वो उसे ज़मीन पर बैठा किस कर रहा था। उसके अचानक आने पर दोनों एक दूसरे से पीछे हटते हुए उठ खड़े हुए। मिस माहम, ये क्या तरीका है मेरे कमरे में आने का? कम अज़ कम आप अंदर आने से पहले नॉक तो कर सकती हैं ना। वो गुस्से हुआ था अपने इस तरह के प्राइवेट मूवमेंट में डिस्टर्बेंस पर। आई एम रियली सॉरी सर, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप अंदर क्या कर रहे हैं। मैं जा रही हूँ। मैं आइंदा कोशिश करूँगी कि आपको इस तरह आइंदा डिस्टर्ब ना करूँ। मैं ये फ़ाइल आपको फिर दिखा दूँगी। फ़िलहाल जा रही हूँ मैं। आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। वो कहकर फ़ौरन वापस पलट गई जबकि उसके जाते ही वारिक ने मायरा की तरफ देखा जो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। उसकी घबराहट को वो समझ नहीं सका था लेकिन उसके चेहरे से साफ लग रहा था जैसे वो कोई चोरी करते पकड़ी गई हो। लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो जल्दी से जाओ, तुम ऊपर कमरे में दिख नहीं रही। जल्दी से जाओ ऊपर कमरे में। देख नहीं रही तुम्हारा शोर कितना गुस्सा है? वो यकीनन तुमसे नाराज़ होगा। शोर को रूठा छोड़कर कैसे बेफिक्र घूम रही हो? लगता है मेरे जूते भूल गए हैं। चलो जल्दी से जाकर उसे मनाओ। वो वहीं बाहर बैठी अपनी सोचों में गुम थी जब ताई अम्मी ने उसे देखा। नहीं ताई अम्मी, अब वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ है। आप नहीं जानती उन्हें। इस वक्त उन्हें छेड़ना शेर के मुंह में हाथ देने के बराबर है। थोड़ा गुस्सा ठंडा हो जाए फिर जाऊंगी उनसे बात करने के लिए। वो उन्हें समझाते हुए बोली तो ताई अम्मी मुस्कुरा दी। वो बीवी ही क्या जो अपने शोहर का गुस्सा ठंडा ना कर सके। चल जा, जाकर बात कर उससे। थोड़ा सा चीखेगा, चिल्लाएगा, थोड़ा नाराज़गी दिखाएगा, फिर मान जाएगा। और वैसे भी अगर शोहर अपनी बीवी की नाराज़गी पर उसे मनाने के लिए इतने दूर से यहाँ आ सकता है तो बीवी का भी फ़र्ज़ बनता है कि उसके थोड़े सख्त बोल सह ले हंसकर। ताई अम्मी, अगर बोल होते तो मैं हंसकर पी लेती। यहाँ तो उनकी शिद्दतें हैं जो सहना मुझ गरीब के बस की बात नहीं। वो आधी बात काफ़ी ऊंची आवाज़ में बोली थी जबकि बाकी लफ्ज़ों को पी गई थी क्योंकि ताई अम्मी के सामने इस तरह की बेहयाई दिखाना खुद को पिटवाने के बराबर था। क्या मुँह ही मुँह में बोल रही है? जा जाके अपने शोहर को माना। और एक बात और, अपने शोहर की हिफाजत कर। हम रिश्तों के नाम पर मुंह बंद करके बैठ जाते हैं लेकिन आंखें और दिमाग हमेशा खुला रहना चाहिए। मैं समझी नहीं ताई अम्मी, आप कहना क्या चाहती हैं? वो परेशान सी उनकी तरफ देखने लगी। उनकी बात का मतलब क्या था? क्या वो सदफ के बारे में कुछ बात कह रही थी? देख बेटा, सदफ इस घर में इसलिए आई है ताकि वो वारिक के साथ शादी कर सके, उसे अपनी तरफ मुतवज्जो कर सके। लेकिन वारिक की सोच हमेशा मायरा की तरफ ही रही। वो बचपन से मायरा को ही पसंद करता था और वो शादी भी उसी के साथ करना चाहता था। लेकिन वक्त और हालात ने बहुत कुछ बदल दिया। मेरी बहन सारी ज़िंदगी अपना घर ना बसा सकी। उसके होते हुए उसके शोहर ने दूसरी शादी कर ली। तलाक के डर से मेरी बहन ने सौतन को बर्दाश्त कर लिया लेकिन कब तक बर्दाश्त करती? वो सालों से अपनी बेटी को लेकर यहाँ रहती आई है। एक हफ्ता अपने घर में रहती है तो बाकी सारा वक्त यहाँ पर गुजार लेती है, जिस पर शोहर को एतराज़ था। तेरे बड़े ताया उसे अपनी बेटी की तरह समझते थे। मुरव्वत में कभी कह ही ना सके कि अपना घर बसाओ। और फिर शोहर ने दूसरी शादी कर ली तो उसे बहाना मिल गया यहाँ रहने का। उसे अपने शोहर की मेहनत का वो 2 कमरों वाला मकान पसंद नहीं था। उसका मकसद इब्राहिम और जाइना की तलाक करवाने के बाद इस घर में आने का था। लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था।
इब्राहिम के इंतकाल के बाद अम्मा की ख्वाहिश के मुताबिक इब्राहिम ने मुझसे निकाह कर लिया और वो ख्वाब ही रह गए। लेकिन इस ख्वाब के साथ उसने एक और ख्वाब देख लिया, वारिक की शादी अपनी बेटी सदफ से करवा कर हमेशा के लिए इस घर में आ जाने का। सदफ ने वारिक को अपनी तरफ मुतवज्जो करने की बहुत कोशिश की थी, यहाँ तक कि उसे वापस ना जाना पड़े, इसलिए उसने बीए में एडमिशन लेकर इसी घर में रहना बेहतर समझा। इस दौरान वो वारिक को बहुत ज़्यादा फ्री होने की कोशिश करती रही। मैंने बहन की इज्जत की खातिर सदफ के साथ वारिक को सोचना भी शुरू कर दिया और शायद मैं उसका रिश्ता भी मांग लेती कि तभी वारिक मायरा के साथ शादी करके उसे घर ले आया। बस उसके बाद से सदफ यहीं आ गई। मैं ये नहीं कहती कि सदफ जो कर रही है उसमें गलती उसकी है, नहीं मेरी बच्ची, वो तो अपनी माँ की बातों में आ गई है, एक अच्छी ज़िंदगी के ख्वाब देख रही है, इसमें कुछ गलत नहीं। तुम्हारे ताया अब्बू सदफ के लिए अच्छे रिश्ते तलाश कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले वो वही काम करना चाहती है जो मेरी बहन करना चाहती थी। जिस तरह वो इब्राहिम और जाइना की तलाक करवा के उसे इस घर में लाना चाहती थी, इसी तरह वो मायरा और वारिक का रिश्ता ख़राब करने की कोशिश कर रही है, जिसमें वो कामयाब नहीं हो सकी। इसीलिए अब वो जाल बिछा रही है तेरे और ताशफैन के दरमियान। बेहतर है कि तू अपना ख्याल रख। उन्होंने बहुत साफ अल्फाज में कहा। ताई अम्मी, आप इन्हें घर से निकाल क्यों नहीं देती? वो तड़प कर बोली। अपने शोहर और अपने रिश्ते के बीच इस तरह की साजिशें वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो सदफ को इस तरह की हरकत करते हुए देख भी चुकी थी। आज सुबह की ही तो बात थी, कितना करीब हो रही थी वो ताशफैन के। अगर वो ना आती तो ना जाने वो ताशफैन की ओर कितना करीब आने की कोशिश करती। कहाँ जाएगी बेचारी? तनावुश, तेरे ताया अब्बा ने पर्दा डाल रखा है तो पर्दा रहने दो। 5 साल पहले मेरी बहन को तलाक हो चुकी है, उसके शोहर ने उसे छोड़ दिया है, उसका आखिरी सहारा वाहिद यही घर है, या फिर अब्बा की आने वाली पेंशन के 18,000 से ज़िंदगी नहीं चलती मेरी बच्ची। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि तेरी खाला के शोहर ने उसे तलाक दे दिया, और इब्राहिम भी नहीं चाहते कि पूरी दुनिया में इस बात को लेकर बातें बने, इसीलिए हमने खामोशी इख्तियार कर ली। एहतियात करो, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें और कुछ नहीं कहूँगी। वो उसे समझाकर कमरे से निकल गई थी, जबकि वो फ़ौरन ही उठकर ताशफैन के कमरे की तरफ जाने लगी। उसका कोई इरादा नहीं था अपने शोहर को एक सेकंड के लिए भी अकेला छोड़ने का। अब क्या होगा वारिक? उसने तो देख लिया हमें, ये सबको बता देगी कि यहाँ अंदर क्या हो रहा था, सब लोग क्या सोचेंगे। मैं बाहर जा रही हूँ। वो उसकी तरफ देखते हुए बाहर जाने लगी थी, जब उसका हाथ थाम कर वो उसे अपनी तरफ खींच गया। जान, कोई यहाँ कौन होता है कुछ भी सोचने वाला? बीवी हो तुम मेरी, मायरा तुम्हारे ऊपर उठने वाले हर सवाल का जवाब मैं दूंगा। वो उसे बेफिक्र कर रहा था। नहीं वारिक, मैंने आपको बताया था ना, मैं किसी को ये नहीं बताना चाहती। प्लीज़ कुछ करें वारिक, इससे पहले कि रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं हूं ना यहाँ तुम्हारे साथ, तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, जब दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। रिलैक्स जान। वो उसे रिलैक्स करता दस्तक की तरफ मुतवज्जो हुआ। कामेन वो कुर्सी खींचते उस पर बैठता बाहर मौजूद इंसान को अंदर आने की इजाज़त दे चुका था, जब ताहिर साहब का चेहरा नजर आया। सर, मीटिंग के लिए क्लाइंट्स आ गए हैं, माहम मैम को भी यही बताने के लिए। माहम मैम आपको यही बताने आई थी, तो आ जाएं सर, वैसे भी मीटिंग शुरू करना चाहते हैं। तो आ जाएं सर, वैसे भी मीटिंग शुरू करना चाहते हैं वो लोग। वो बात ख़त्म करते वहाँ से निकल गए, जबकि वो अब तक परेशान खड़ी थी। रिलैक्स जान, चलो आओ मीटिंग अटेंड करते हैं। उसकी घबराई शक्ल देखकर वो मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामते उसे बाहर की तरफ ले आया। वारिक, क्या कर रहे हैं आप? सब लोग क्या सोचेंगे? और वैसे भी मीटिंग में वर्कर्स तो नहीं होते ना। वो परेशानी से बोली। किसी की औकात नहीं कि मिसेस वारिक इब्राहिम के खिलाफ एक लफ्ज़ भी सोच सके। वो एक झटके से उसे खुद से करीब करके साथ लेता हुआ मीटिंग रूम की तरफ कदम बढ़ा चुका था। सबने उसकी इस बेबाक हरकत को देखा भी था और समझने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ कह नहीं सके, क्योंकि वो दोनों सीधे मीटिंग रूम की तरफ बढ़ गए थे।